हाय दी, मेरी कज़िन है। उसका मंगेतर हमेशा उसकी कंपैरिजन अपनी एक्स जीएफ से करता है। बार बार कहता है तुम पहले मैसेज नहीं करती, मैं ही करता हूँ। मेरी एक्स मुझे हमेशा खुद से मैसेज करती थी। तुम्हें स्कूटी चलाना नहीं आता, मेरी एक्स तो बाइक चला लेती थी, एट्सेट्रा। वैसे तो वो अच्छा है, बट उसके कंपैरिजन की वजह से मेरी कज़िन परेशान रहती है। ऑब्वियसली परेशान रहना बनता है, लेकिन उसका सिंपल एक जवाब वो सीख ले देना। जब भी वो कंपैरिजन करे कि मेरी एक्स तो ये कर लेती, तुम नहीं करती, तो सीधे बोले कि मैं तुम्हारी एक्स नहीं हूँ, मैं तुम्हारी वाइफ हूँ होने वाली। और ऐसे तो कोई भी दो लड़के भी एक से नहीं हो सकते। इसी तरीके से लड़कियां भी अलग अलग होती हैं। अगर वो एक बार करारा जवाब दे ऐसी भावभंगिमा के साथ कि उसको क्लियर मैसेज मिल जाए कि हाँ इसको बुरा लग रहा है। कई बार क्या होता है ना कि वो अभी उसी ख्यालों में खोया हुआ है। और मैं तो कहूँगी एक बार सोच ले, अगर वो अभी आपकी कज़न की तुलना हर बात में अपने एक्स से कर रहा है, क्या गारंटी है कि शादी के बाद वो अपने उस एक्स के ऑरा से बाहर निकल आएगा। समझ रहे हो। लेकिन अगर रिश्ता अच्छा है और ये है कि करना है यहीं पर है, तो आपकी कज़न को स्ट्रिक्ट रहना होगा इस चीज़ के लिए कि वो बार बार उसकी कंपैरिजन करेगा, लेकिन उसको हर बार एक नींद से झिझोड़ के उठाना होगा अपने पति को, होने वाले पति को, कि मैं वो नहीं हूँ, मैं हूँ। है ना। कितनी ऐसी चीज़ें हैं जो मैं कर सकती हूँ, वो तुम्हारी एक्स नहीं करती होगी। मेरी तुमसे शादी हो रही है, तुम्हारी एक्स की तुमसे शादी नहीं हो रही थी। तो बहुत सारे डिफरेंस है, वो और मैं एक नहीं है। ये समझ में आ जाए मुझे जितना अच्छा। तो इनको क्लियर कट शब्दों में बताए, केवल हाव भाव से नहीं। इस चीज़ में ना डरे कि कोई क्या सोचेगा, पूरी ज़िंदगी का सवाल है। तो उस बंदे को नींद से झिझोड़ना ज़रूरी है, बिल्कुल। उसमें कोई वो नहीं है, ठीक है। और लड़का लड़की की बात है, लड़का लड़की ही आपस में ही इसी तरीके से डील करें कि हाँ मैं तुम्हारी एक्स हूँ नहीं ना, तो मैं कैसे उसकी तरह हो सकती हूँ। सिंपल, ठीक। तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन आए हैं। अभी इरेगुलरिटी भी हो गई है, लेकिन खैर बिजीनेस तो चलती रहेगी। अभी आज के जितने भी क्वेश्चन हैं कोशिश करूँगी सबका जवाब दे दूँ। तो आज का एपिसोड शुरू करते हैं। आओ बहन बातें करें। अब देखो, हमारी परेशानियां, हमारी समस्याएं और बिजीनेस, ये तो हमारी सारी ज़िंदगी की चीज़ें हैं। एक से पार पाएंगे दूसरी आ जाएगी, इसी तरीके से। लेकिन बीच बीच में आते हैं त्यौहार, है ना, जो सारी परेशानियों के बावजूद एक बीच में एक रिफ्रेशमेंट का झोंका सा ले आते हैं। अपने लुक्स पे अगर आप थोड़ा सा पहले से मेहनत कर लें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। मसलन आप शॉपिंग कर सकते हैं अपने कपड़ों की, अपने ज्वेलरी की, अपने एसेसरीज की। इसके साथ ही जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है, कहना चाहिए, कुछ भी पहना ओढ़ा हम पे खिले तो उसके लिए सबसे ज़रूरी चीज़ जो हमारी स्किन और बाल, नेल्स, ये सब चीज़ें हमें बहुत अच्छे से, मतलब थोड़ा सा पहले से अगर प्रिपेयर करो ना, तो जब ओकेजन आता है तो आप बहुत अच्छे दिखते हो। स्किन में ना हमेशा से यही होता है, देखो एक दिन का खेल नहीं होता। आप कहीं भी कोई भी रेमेडी चेक कर लो, कोई चैनल चेक कर लो जो बताता हो इस तरीके की। स्किन और बाल मुझे ऐसी चीज़ समझ में आती है, एक फिगर आपका एक दो दिन या हफ्ते में कुछ नहीं होता। आपको इसके लिए कंटिन्यूस अपना काम करते रहना होगा। अभी लगभग 3 साल से मैं क्योर स्किन यूज़ कर रही हूँ, आप सबको पता है। उसका निसंदेह बहुत बड़ा रोल है मेरी स्किन के ट्रांसफॉर्मेशन में। मुझे अपनी स्किन पे कॉन्फिडेंस आया ही उसके बाद है कि हाँ, लाइट सा अपना वही सनस्क्रीन लगाई हुई है हमेशा से, तब से ही 3 साल हो गए। क्योर स्किन की सनस्क्रीन मैं लगा रही हूँ, आपको दिखाती हूँ। देखो ये क्योर स्किन की सनस्क्रीन अभी रिन्यू हो गया, दूसरा पैकेट भी आया था, उससे पहले अलग आती थी येलो कलर की। मैं इसको तब से ही यूज कर रही हूँ जब से पहली बार इंट्रोड्यूस हुआ है। एक भी दिन नहीं ऐसा होता, सिंगल डे भी, जिस दिन मैं इसको मिस करती हूँ। मेन चीज है इसमें कंसिस्टेंसी और ध्यान से सुन के अप्लाई करना। जो डॉक्टर लोग इन्वॉल्व हैं तो इतनी इसमें कोई चिंता की बात नहीं है, साथ में आप कंसल्ट कर सकते हो। अब जिन लोगों को कोई आइडिया नहीं है कि मैं किस ऐप के बारे में बात कर रही हूँ, तो मैं बता दूं कि मैं बात कर रही हूँ एक कस्टमाइज्ड स्किन केयर ऐप की, जिसका नाम है क्योर स्किन। ये आपकी स्किन का एनालाइज करके आपकी स्किन के नीड के अकॉर्डिंग आपके लिए डॉक्टर्स द्वारा तैयार की गई कस्टमाइज्ड स्किन केयर किट आपको प्रोवाइड कराती है। जब आप इस ऐप को डाउनलोड करेंगे, प्ले स्टोर पर भी अवेलेबल है, ऐप स्टोर पर भी। आपका फोन नंबर, थोड़ी सी बेसिक जानकारी आपसे ली जाएंगी, कुछ क्वेश्चनेयर करे जाते हैं, आपके लाइफस्टाइल, आपके एज, आपके एलर्जीज, आपके कुछ भी जो विशेष बातें हैं उनसे रिलेटेड, छोटे छोटे येट इम्पॉर्टेंट। वो क्वेश्चन पूछने के बाद सिंपली आपके फ़ोन के कैमरा से आपके घर के कंफर्ट में आपका फेस एनालिसिस होता है। आपको अपनी मेन कैमरा से फ़ोटो खींच के उनको भेजनी होती है।
फ़ोटो बिल्कुल सेफ़ रहती हैं, एक सामने से 2 साइड फेसेस से। जितनी भी आपकी प्रॉब्लम होती है वो डिटेक्ट कर लेता है। जो भी आपकी चेकअप हुआ है वो वहाँ से डॉक्टर उसको स्टडी करके आपकी स्किन में जो भी प्रॉब्लम थी उनको क्योर करने के लिए क्या क्या प्रोडक्ट इस्तेमाल करने चाहिए आपको, फिर बाद एक किट आपको रिकमेंड कर दी जाती है कि आपको ये प्रोडक्ट लगाने हैं। 2 से 3 दिन में आपकी किट आपको डिलीवर हो जाती है कि कौन सा प्रोडक्ट कितना और कितनी मात्रा में किस तरीके से कैसे यूज़ करना, ठीक है। आप उसके हिसाब से अप्लाई करते हो। फिर आपके मंथली चेकअप होते हैं जिसमें आपकी स्किन में क्या प्रोग्रेस हुई उसकी बारीकी से जांच करी जाती है ना। तो ये प्रोसेस होता है। जैसे सिंपल हम किसी डॉक्टर के पास जाते हैं, डर्मेटोलॉजिस्ट के पास जाओगे, वो भी इसी तरीके से करेगा। फर्क क्या है, वहां पर आपको हर चीज के पैसे देने हैं, यहाँ पर आपको प्रोडक्ट के अलावा कोई पैसे नहीं देने, ना डॉक्टर की फीस, ना कहीं आना जाना और ना ही कोई एक्स्ट्रा टेस्ट। आपकी जो सिंपल किट है 1600 रुपए के करीब की बनती है और वो लास्ट करती है पूरे 3 महीने। तो आप बताओ महीने का खर्चा कितना बैठा। अगर आपको और जल्दी रिजल्ट चाहिए तो इनके पास एक किट 2100 रुपए वाली भी है, उसमें थोड़ा और तेजी से आपकी स्किन को इम्प्रूवमेंट मिलता दिखाई देगा। जब वहां पर आएगा ऐड प्रोमो कोड या फिर ऐड कूपन कोड, वहां पर आपको वो नाम सारा कैपिटल में SUNITA और 100 पूरा बिना स्पेस छोड़े और आपको वहां पे वो टाइप कर देना है। देन आपके 100 रुपए कम हो जाएंगे। सपोज करो आपने 1600 वाली किट ली तो आपको 1500 की पड़ जाएगी, 2100 के लिए तो आपको 2000 की पड़ जाएगी। मैंने केवल स्किन के लिए यूज करा है, लेकिन बालों के लिए भी सेम प्रोसेस इनके यहाँ अवेलेबल है। आपके स्कैल्प की फोटो जाएंगी, बालों के टेक्सचर की फोटो जाएंगी और उसके बाद वो बालों के लिए भी आपके लिए किट रेडी कर देंगे। इसके अलावा वाटर टेक रिमाइंडर्स, मंथली फ्री चेकअप, इसमें बीच में भी आपको कोई प्रॉब्लम हो आप वो भी वहां पे बता सकते हो। इस ऐप का डाउनलोड लिंक आपको मिल जाएगा पिन कमेंट में, आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। तो अच्छे बाल और अच्छी स्किन, उनके लिए तैयारी आज से शुरू कीजिए। ज्वाइन कर लो क्योर स्किन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दीदी मैं बड़े भैया के घर गई, बुलाने से गई थी। भाभी की एज 56 की है, मुझसे बहुत बदतमीजी पूर्ण बर्ताव की, समझ लीजिए लड़ाई की, बट मैंने नहीं किया। बट उनका बर्ताव याद आते ही आंख से आंसू आ जाते हैं। इट इज़ नॉर्मल ना, अगर किसी ने और ख़ास किसी अपने ने अगर हमारे साथ इतना बुरा बर्ताव किया है तो बुरा लगता है ऑब्वियसली, एंड इट इज़ ओके टू फील बैड। लेकिन हम उस ट्रॉमा में अटक ना जाएं, बस ये ध्यान रखना। और नेक्स्ट टाइम आप उनसे एक्सपेक्टेशन अच्छे की नहीं रख सकते और ये रख सकते हो याद कि भाई जो बंदा इस हद तक एक बार जा सकता है वो दोबारा भी जा सकता है या मे बी इससे भी बुरा। तो आगे की जो आपका संबंध है ना उसी आधार पे ही चलेगा। लेकिन हाँ, कुछ टूटता है तो दर्द होता है एंड इट इज़ ओके, फील कर लो, लेकिन उसमें अटकना मत। नेक्स्ट, हेलो मैम, मेरे भाई ने इंटरकास्ट मैरिज की है 1 साल पहले, पर उसकी वाइफ अब सबसे लड़ती रहती है, घर के काम भी नहीं करती। अब तो उसने मम्मी और बहन को मारा भी है भाई के सामने, कुछ नहीं करती। उसके जाने के बाद ये सब होता है, कुछ तो सजेशन दीजिए मैम। इसमें मैं क्या ही सजेशन दूँ, आपकी माँ और बहन कोई छोटी बच्ची थोड़ी ही है कि कोई आके उन पे हाथ उठा रहा और वो कुछ कर नहीं सकते। हज़ारों ऑप्शन है उनके पास, अपनी रक्षा तो वो खुद करेंगी। इसमें मैं क्या ही बताऊंगी कि क्या बोलो क्या नहीं। एक आदमी बोलने से आगे बढ़ चुका, वो हाथ छोड़ रहा है आपके ऊपर, तो आपको अपने आप को डिफेंस करना आना चाहिए ना। बहुत सारी चीज़ें हैं, मतलब क्या ही हो जाएगा अगर तुम उसके खिलाफ़ बोल दोगे तो, ज़्यादा से ज़्यादा। भाई मोह में इतना भी नहीं बंधना चाहिए कि लड़के के मोह में उसकी पत्नी हमें पीट डाल रही है और हम पिट रहे हैं। आंखों से पर्दा हटाएं और अपनी रक्षा करें। हाय दीदी, मैं जिस स्कूल में काम करती हूँ वहाँ हमारी इंक्रीमेंट हुई है और मेरे साथ एक मैडम जी हैं, हम दोनों का काम सेम है, वर्किंग सेम है, बट उसे मुझसे ज़्यादा पेमेंट देते हैं। मेरा 40,000 है, उसका 45। मेरा सब्जेक्ट केमिस्ट्री और उसका मैथ। मुझे उस बात पर बहुत नेगेटिविटी आई है, मैं क्या करूँ? क्या सब्जेक्ट पर पेमेंट डिपेंड रहती है? होगा ऐसा ही कुछ। धीरे धीरे काम करोगे आपको पता लग जाएगा कि क्या सीन है, कि पर्सनल चॉइसेस होती हैं या जो भी है, क्योंकि स्टाफ का तो ऐसे ही रहता है, हर ऑर्गेनाइजेशन का हिसाब अलग अलग होता है, तो आपको रहते रहते पता चल जाएगा। नमस्ते सुनीता जी, मेरी एक जिठानी है, उनका रूम ऊपर है, मेरे नीचे किचन के बगल में मैं जॉब करती हूँ। वो मेरी काम में बहुत चालाकी वाली हेल्प कराती थी।
आधे से ज़्यादा काम निपटने के बाद लास्ट का थोड़ा बहुत कर देना, फिर बर्तन भी मेरे लिए छोड़ देना। अगर शाम को भी आए तब भी मेरे लिए पड़े रहते थे। हर चीज़ को बहाने बनाने में हमें ही आगे बढ़ना पड़ता है। एक दिन गुस्से में अलग किचन के लिए बोल दिया, तब से सब ख़राब हो गया। अब गिल्ट होती है, मेरी वजह से रिश्ते ख़राब हो गए। अब उसी किचन में हम अलग अलग बनाते हैं। हमारी बहुत बनती थी पहले, हमने ऊपर किचन बनाने को बोला। ऊपर पर किचन अलग नहीं करती, सास ससुर मेरे साथ में ही खाते पीते हैं, मेरी हेल्प भी करते हैं। देखो, जब कोई अच्छा खासा चलता हुआ रिश्ता ख़राब हो जाता है, आपने जो बोला, ठीक है, तो वो किसी वजह से ही ख़राब हुआ है, तो उसकी ना गिल्ट मत पालो। जब आपको लगे ना कि सारा चीज़ें ख़राब हो गई, ना बोलती, तब दोबारा रिकॉल कर लिया करो कि सब कुछ इतना बढ़िया चल रहा था। तो फिर आपको वो प्रॉब्लम्स याद आएंगी कि जिनकी वजह से आप लगातार पहले चुप रहीं, लेकिन कुछ रिश्ते आपका इस हद तक फ़ायदा उठा रहे होते हैं कि एक ना एक दिन आपको बोलना ही पड़ता है। तो अगर आप अभी छोटी बन के दोबारा उनसे बात भी कर लेना, पैरों में गिर के माफ़ी भी मांग लें कि रिश्ते ठीक हो जाएंगे, सब कुछ होगा, शर्त लगा लो दोबारा फिर वही होगा। तो ये दोनों तरफ से बात होती है ना भाई। एक आदमी ज़्यादा एफ़र्ट डाल रहा होता है रिश्ते में, मानती हूँ, एक कम, लेकिन एक हावी होता जा रहा है, तो कहीं ना कहीं वो चीज़ आके टूटती है। तो इसमें आपकी गलती नहीं है, पूरी तरीके से उनकी भी है। आपने रिएक्शन दिया, एक्शन उनका था, तो इतने गिल्ट में मत जाओ। और आज नहीं तो कल अलग सबको होना पड़ता है। कौन ऐसा है जो सारी ज़िंदगी एक साथ रहा? बच्चे बड़े हो जाते हैं, शादी लायक हो जाते हैं, जब अलग होते होने वाले होते ही हैं सब। इतना गिल्ट मत पालो। नेक्स्ट, हाय दी, मैं हाउस वाइफ हूँ, 1.5 साल की बेटी है। मेरे हस्बैंड मुझे अच्छे से रखते हैं, पर FB इंस्टा पर लड़कियों से बात करते हैं। उनके फ़ोन में मैंने देख लिया, पूछो तो एक्सेप्ट नहीं करते, कहते हैं मैंने डिलीट कर दिया अकाउंट, अब नहीं है। 3 बारी मैंने देखा, ऑफिस से, लैपटॉप से, FB इंस्टा चलाते हैं। मैं परेशान हूँ, छोड़ने को कहती हूँ तो रोने लगते हैं कि लव यू, मैं डिप्रेशन में जा रही हूँ, क्या करूँ? देखो भाई, ऐसी कंडीशन में तो मेरे साथ होती थी तो मैं तो लड़ पड़ती थी कि हाँ क्यों कर रहे हो या क्या है। अगर ऐसा कुछ होता तो मैं तो लड़ पड़ती, है ना। लेकिन देख के ना कि तो रोने लगता है, तो मतलब कुल मिला के मैं वही वर्ड यूज़ करूँगी आपके हस्बैंड के लिए, तो आपको भी अजीब लगेगा। वो देखेंगे उन्हें भी कि भाई नौटंकी आदमी है। एक बात बताओ, जो जेन्युइन आदमी होगा वो रैंडम लड़की से, पता नहीं कौन है, कहाँ है, कैसे है, उनसे क्या ही बातें कर लेगा वो। अगर वो हाय हेलो या कुछ सॉफ्ट बातें कर भी लेती हैं, उससे क्या ही मिल जाएगा। तो थोड़ा हल्के आदमी हैं कहीं भी, है ना। तो उनकी बातों को अब अगर आप भी अपने लिए वो लो ना सीरियसली, जो आदमी कहीं सीरियस नहीं है वो आपके लिए भी सीरियस नहीं है। तो जस्ट ये है कि उसे लगा कि हाँ भाई ये गुस्से में आ रही है, तो कहना टसुए बहा के दिखा दिए, लिटरली ये वर्ड आते हैं फिर ऐसे, नौटंकी। अब ऐसी औरतें भी होती हैं, ऐसे आदमी भी होते हैं, लेकिन होते नौटंकी हैं ऐसे लोग। तो आपका वो है कि भाई जब जहाँ मौका लगे, अगर उनकी कोई चैट खुली पड़ जाए, कुछ है, भर के बदतमीजियाँ उसमें लिख दो, दफ़ा हो यहाँ से, ये वो शादीशुदा है, किसी भी रूप में अपने सोशल स्टेटस पे, इंस्टाग्राम पे उनको टैग करो, ताकि उनके जितने भी हैं ना जुड़े हुए, सब पे पहुँच जाए कि हाँ ये बंदा शादीशुदा है, इसके साथ एक बंदी है। तो समझदार आदमी खुद नहीं जुड़ता, अपनी पोस्ट में उनको टैग वैग करके तब डालो, ताकि पता रहे वह, क्योंकि ये आदत ना ख़राब है और छोड़ते नहीं है जब तक कैड़ा करके जलील ना कर दो उनसे इंसान को, जब तक वो नहीं हटेगा पीछे। तो ये थोड़ा सा मतलब आपको बदतमीज़ी से काम लेने वाली चीज़ है। नेक्स्ट, जो हमेशा नीचा दिखाता हो उसे कैसे निपटें, प्लीज़ रिप्लाई दी। सिंपल सी चीज़ है, एक लाइन है, एक पुरानी पिक्चर थी अशोक कुमार की, वो अमोल पालेकर को सिखा रहा होता लाइफ के टैक्टिक्स। एक सिंपल सी लाइन है, एक तरफ आप हो, बाकी तरफ आपकी पूरी दुनिया है, उसमें पूरी दुनिया आती है। या तो आप खुद को ऊपर रख सकते हो या फिर पूरी दुनिया को। सिंपल सी चीज़ है। कोई आपको नीचे दिखा रहा है, वो अपने लिए खेल रहा है, बदले में आप भी पलटवार 2-3 तरीके से हो सकता है। आप काम ऐसा करो कि वो जब आपको नीचा दिखा रहा है, फर्जी आदमी खुद नज़र आए कि यार वो तो क्या है और ये क्या बोल रहा है। दूसरा, ज़बान से, अगर
नीचा दिखा रहा है, आप अपनी क्वालिटी बता सकते हो कि नहीं भाई मुझे तो नहीं लगता। तीसरा, आप उनकी कमियां गिनाना शुरू कर दो। और तीसरा वाला सबसे ज़्यादा लोग अप्लाई करते हैं जिनको अपनी थोड़ी भी रिस्पेक्ट प्यारी होती है, क्योंकि पहला वाला करने के लिए बहुत कुछ करना पड़ेगा, तब जाके आपका कहना चाहिए एक प्रूवन आपका एक स्टेटस बनेगा कि कोई कुछ कह भी रहा है तो आप प्रूव कर चुके लाइफ में बहुत कुछ करके। वो हर कोई नहीं कर रहा। दूसरी चीज़ वही है कि हम अपनी बातों से कहें नहीं हमने वो भी एक अजीब सी स्थिति हो जाती है कि कोई हमें नीचा दिखा रहा है और फिर हम कह रहे हैं नहीं, वो बच्चों वाली हरकतें हो जाती हैं। तीसरा सबसे ज़्यादा लोग इस्तेमाल करते हैं, अगर मेरी कोई कमी गिना रहा है तो सिंपल सी बात है, कमी सामने वाले में भी है, मैं उसकी गिनाना शुरू कर दूँगी, बात ख़त्म। हेलो मैम, मुझे क्वेश्चन का आंसर कभी नहीं मिला। हम लेडीज़ का कौन सा घर अपना होता है? मैके में पराया, ससुराल में भी कोई अपना नहीं समझता। 30 साल तक पूरे मन से सेवा करने के बाद भी हस्बैंड के नज़रों में कोई रिस्पेक्ट नहीं, ऐसा कैसे होता है? कभी कभी मन इतना दुखी होता है, मैंने रिस्पेक्ट के अलावा कुछ नहीं मांगा, वो भी नहीं मिली, जीवन बेकार है। इसीलिए कहा जाता है पहले खुद के लिए खड़े हो जाओ। खुद क्या हो, अपने बाप से अलग, अपने भाई से अलग, अपने पति से अलग, चाहे छोटी सी बनाओ लेकिन अपनी एक पर्सनैलिटी बनाओ, तो कोई पूछे क्या हो तो पता हो। सबसे पहली चीज़ पर्सनैलिटी, और इसीलिए कहते हैं फिर उसके बाद अपना है कि भाई घर अलग है, एक है, उससे फ़र्क नहीं पड़ता। अगर आपका अस्तित्व अलग है, आप अपने आप में कुछ हो, तो फिर मिलती है रिस्पेक्ट। और कोई नहीं भी देता ना तो सही में फ़र्क नहीं पड़ता। बात ये है। तो अभी भी आपके पास कहना जीवन ख़त्म नहीं हुआ है। आप क्या हो अपने पति से अलग, आपका क्या व्यक्तित्व है उसको निखारो, उसको सजाओ, उसको संवारो। तो जब पर्सनैलिटी आपकी निखर के आएगी तो अपने आप इज़्ज़त मिलेगी, और नहीं भी मिलती तो आपको फिर फ़र्क पड़ना बंद हो जाएगा। नमस्ते दीदी, मेरे हस्बैंड वैसे बहुत केयरिंग, हार्ड वर्किंग है, हेल्पफुल भी हैं, सपोर्ट भी करते हैं, बट जब मुझे एक्चुअल में चाहिए तो कभी नहीं मिलता। मुझे पैसे नहीं देते हैं तो बहुत बार मांगने पर फिर मैंने पर्स से निकालना शुरू कर दिया। अब लगता है उन्हें पता लग गया, डायरेक्ट मुझे नहीं बोला बट पर्स छुपाना शुरू कर दिया। मुझे है कि मैं उनसे बात करूं और बता दूं कि निकाले मैंने और इतने मैंने सेव कर लिए। क्वेश्चन ये है कि मैं उन्हें बताऊं या रहने दूं? बताना सही होगा। रह नहीं दो। जब वो उस चीज़ को बात नहीं कर रहे ना, उनको समझ में आ गया कि हाँ आपने निकाले हैं, वो छुपाना शुरू कर दिया, तो पता तो उन्हें चल गया है। रह नहीं तो अजीब सी स्थिति हो जाएगी बात करने में। नेक्स्ट, मैम मैं पहली बार कमेंट कर रही हूँ, जो जितना आप पति के लिए बताती हैं क्या वो सारी चीज़ें आसान है करना? प्लीज़ रिप्लाई। देखो जी, पति ऐसा रिश्ता है, अगर वो एक बार नज़र फेर भी लेगा ना तो हमें शायद सांस से आनी मुश्किल हो जाती है। और एक बार अगर उसने हमें थोड़ा सा भी कुछ एप्रिसिएशन कर दिया, प्यार वाला कुछ गेस्चर दिखा दिया, तो हमें एकदम बादलों में उड़ने लगते हैं, है ना। वो लव ऑफ आवर लाइफ है। भले पहला ना हो, मान लो हमारा कहीं शादी से पहले हम किसी को चाहते थे, कुछ भी था, लेकिन जब शादी हो जाती है, जिस इंसान के हमने बच्चे कहना चाहिए जन्म दिए हैं ना, वो इंसान हमारे लिए बहुत स्पेशल होता है। ठीक, उसके लिए कुछ भी वो करना जो आप बाकी के लिए कर रहे हो हमेशा मुश्किल होता है। अग्री? आप यही कहना चाह रहे हो। लेकिन इतना ज़्यादा वो इफ़ेक्ट हमारी लाइफ पर डाल रहा होता है अगर वो बंदा हमारी एक्सपेक्टेशन के हिसाब से काम नहीं कर रहा। ठीक है, माना कि उसकी छोटी सी हरकत हमारे ऊपर बड़ा इम्पैक्ट डालेगी, लेकिन है तो वो दूसरा इंसान ही ना, वो आप नहीं हो। जो मेरा पॉइंट है वो ये है कि हम कितना भी प्यार कर लें, कितने भी समर्पित हो जाएं अपने पति के लिए, वो कितने भी समर्पित हो जाएं हमारे लिए, एट द एंड ऑफ लाइफ हम दो इंडिविजुअल्स हैं, हम एक नहीं हैं। तो अगर क्लैशेस होते हैं, अगर हमारी फ्रीक्वेंसी मिल गई तो फिर हम एक होकर पूरी जीवन काट जाएंगे। लेकिन अगर हमारी फ्रीक्वेंसी नहीं मिली और हम क्लैश कर रहे हैं, तो ये कहाँ तक जायज़ है कि किसी दूसरे इंसान के आपके अकॉर्डिंग ना होने की वजह से आप जो अपने अंदर कर सकते थे अच्छा, वो भी ना करें। आप अपनी लाइफ ख़त्म कर लें, आप डिप्रेशन में चली जाएं, आप अपने आप को भूल जाएं, आप अपने आप को खो बैठें, आप अपने सारे टैलेंट्स में आग लगा दें। क्यों? क्योंकि आपके पति आपके हिसाब के नहीं है। ये गलत है।
तो पहले उन्हें चेंज करने की हर औरत कोशिश करती है, हमें भी करनी है, करते जाओ। लेकिन अगर एक कंडीशन ऐसी आ जाती है कि आपके पति का साथ और या फिर आप खुद, तो आप किसको चुनोगे? तो मैं हमेशा आपको यही सलाह दूंगी, आप खुद को चुनो फिर, है ना। जो ये आता है बार बार, मेरे पति रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं उठाते, मेरे पति मेरे से सम्मान नहीं देते, मुझे प्यार नहीं देते। भाई हम कोशिश कर रहे हैं, लेकिन एक कोशिश करके हम थक चुके, तभी यहाँ तक क्वेश्चन आए हैं। तो उसके बाद क्या? एक आदमी नहीं बदल रहा आपके बदलने के बाद, तो आप क्या करोगे? अब उसको नहीं बदल पाए इसलिए आप अपने आप को खो दोगे, या फिर उसको उसके हाल पे छोड़ोगे एंड देन माना कि मुश्किल है लेकिन फिर आगे बढ़ोगे ना। सही तरीका तो यही है। आप उनकी पत्नी होने के अलावा आप खुद भी तो कुछ हो, तो बात वो आती है। तो आसान तो नहीं है। अगर हम हस्बैंड के कहना चाहिए कुछ भी जो नॉर्मल हस्बैंड वाइफ का रिलेशन होता है वैसा नहीं है, तो जितने भी चीज़ें हम करने के लिए बोल रहे हैं आसान कुछ नहीं है, लेकिन हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं बचता। मैम, हाउ टू टेक करेक्ट डिसीजन? इसके लिए मेरा हमेशा होता है दिल और दिमाग में से अगर दो चीज़ें हो रही हैं, हमेशा दिमाग की सुनो। कहते हैं दिल की सुनो, गड्ढे में गिराता है दिल। दिमाग की सुनो, जो टेक्निकली सही है वो डिसीजन लो। मैम, मेरा बेटा 4 साल का है। जब उसका 1 साल का था तो वो रोता था स्कूल जाते टाइम। मुझे लगा शुरू में ऐसा करेगा, बाद में आदत हो जाएगी, पर अब उसका 2nd ईयर है, वो अब भी ऐसा ही करता है। सुबह उठाती हूँ रोज़ रोता है, हस्बैंड की नींद ख़राब होती है, वो भी गुस्सा करते हैं। हम भी अगर उसके पापा सामने बैठे हों तो करता नहीं होमवर्क, तो मेरे से नहीं करता। पढ़ाई के मामले में बहुत रोता है, सब चीज़ में एक्टिव है, बस पढ़ाई नहीं करनी। उसको क्या करूं प्लीज़ बताएं। हर बच्चा एक सा नहीं होता कि आपने पढ़ने भेजा और वो ओबीडियंट स्टूडेंट की तरह पढ़ रहा है, ठीक है। तो आपके बच्चे का नहीं है इंटरेस्ट पढ़ाई में, स्कूल कैसे चल रहा है, उसके स्कूल में माहौल कैसा है, कितने इंटरेस्टिंग वे में पढ़ाते हैं, इससे बहुत फ़र्क पड़ता है। कई बार बच्चे घर से अपसेट जाता है लेकिन स्कूल जाते ही वो एकदम चार्ज हो जाते हैं और वहाँ से आएंगे सही। इस चीज़ का बहुत फ़र्क पड़ता है। और दूसरी चीज़ वही है, अभी 2 साल छोटा है। मेन तो छोटे बच्चों का अगर स्कूल में अच्छा एटमॉस्फेयर मिलता है ना, वो खुश हो के जाते हैं। दूसरी चीज़ जो मुझे समझ में आती है, बच्चे क्यों रोते हैं, उनको सुबह उठना होता है, उनकी नींद नहीं अगर पूरी होती ना तो वो इरिटेट होते हैं। तो रात को उसका सोने का जो शेड्यूल है वो इस तरीके का करो कि बच्चे को 8 घंटे की नींद काफ़ी नहीं होती, उसको थोड़ा और ज़्यादा मिल जाए तो ज़्यादा अच्छा है। चाहिए भी उसको, बढ़ता शरीर है ना, कि उसकी 9-10 घंटे की नींद अपना पूरे 24 घंटे में उसको मिल जाए। नींद पूरी हो जाएगी सही से तो वो अपने आप फ्रेश मूड उठेगा। बात तो ये है ना। ये तो हम बड़ों के साथ भी होता है। अगर हमारी बायोलॉजिकल क्लॉक डिस्टर्ब होती है तो वो काम करने में हमें मौत आती है, तो वही चीज़ है। तो उसकी नींद का, उसके टिफ़िन का, जब वहाँ जाए तो खाना अच्छा दो उसकी पसंद का, तो उसको पता रहेगा कि स्कूल जाऊँगा तो अलग सा ब्रेकफास्ट मिलेगा, घर रहूँगा तो नहीं मिलेगा। थोड़ी सी युक्तियाँ भिड़ाओ, माँ हो आप उसकी। हेलो मैम, मेरी शादी को 13 साल हो गए, मेरे 3 बच्चे हैं। दीदी, मैं बचपन से कुछ बनना चाहती थी, टीचर या ऑफिसर, लेकिन हमारी फैमिली में लड़कियों को ज़्यादा पढ़ाई नहीं पढ़ाते, इसलिए मैंने सिर्फ 5th तक ही पढ़ाई की। मेरी शादी हो गई। शादी के बाद मैंने ओपन 10th एग्ज़ाम लिखा, उसमें पास हो गई हूँ, पर मैं अब कुछ भी जॉब नहीं कर पा रही हूँ घर के कामों के साथ। कौन सी जॉब करूँ मुझे समझ नहीं आ रहा। क्या आप टीचर बन सकते हैं? टीचर बनने के लिए क्या ज़रूरी है? अब तो टीचर बनने के लिए बहुत कुछ ज़रूरी है। प्राइवेट स्कूल में तो लग जाओगे आप वहाँ पर भी, लेकिन किसी रेप्यूटेड स्कूल में जाओगे DLED भी मांगते हैं, NTT भी मांगते हैं, पोस्ट ग्रेजुएशन भी मांगते हैं, इंग्लिश स्पीकिंग भी मांगते हैं। इतना आसान नहीं है टीचर बनना। लेकिन आपने 10th करा है और अगर आपको 10th तक के कोर्स पे भी कमांड है तो जो छोटे स्कूल रहते हैं प्राइवेट, ग्रेजुएशन कर लो, उसके बाद वहाँ पर आप ट्राई कर सकते हो। बात होती है नॉलेज की। तो जो प्राइवेट स्कूल है ना, छोटे मोटे, वो नॉलेज देखते हैं, वो इतने मापदंडों पे नहीं जाते कि ये करा है नहीं करा। अगर आपको पता है वो आपको रख लेंगे काम पे। नेक्स्ट, मैन्युफैक्चरिंग हैपनिंग विद मी, इट्स ट्रू, इट्स ऑल्सो ट्रू इन सुनीता मैम लाइफ सॉ हर स्टोन पैटिंग पुटिंग। आई लव योर वीडियोज़ एंड वॉचिंग इट फ्रॉम टोरंटो कैनेडा। देयर इज़ सो मच टू लर्न। ये सास बहू देवरानी जेठानी के इश्यूज़ तो फ़ॉरेन में रहने पर भी जाते नहीं। ससुराल वालों को ये जेलसी रहती है कि ये लोग इतने कंफर्टेबली कैसे रह रहे हैं। फ़ोटोज़ देखकर जल भुन जाते हैं। व्हाट इज़ योर टेक ऑन दिस? अगर वो जल रहे हैं तो
हमें क्यों ही फ़र्क पड़ रहा। सीधी बात है ना। मुद्दा तो वो है, अगर वो जल रहे हों आँच हम पे आ रही हो, लेकिन अगर हमें देख के कोई किलस रहा है तो वो किलस रहा है ना। आप तो खुश हो, इसीलिए तो आपको देख के वो किलस रहा है, तो आप तो खुश हो ही, उसमें क्या है। और कहना चाहिए जितने ज़्यादा किलसने वाले, इसका मतलब आप अपनी लाइफ में उतने ही सक्सेसफुल हो। तो मेरे को तो उनके काउंटिंग में मैं एज अ ब्लेसिंग करती हूँ कि कितने फूकने वाले बैठे हैं। हेलो मैम, मेरी 2 बेटियां हैं, एक 10 साल की, एक 13 साल की। मैं वर्किंग हूँ और कभी छुट्टी पर होती हूँ तो मेरी बड़ी बेटी छोटी बेटी से बोलती है ये काम कर दो, वो काम कर दो। बड़ी बेटी थोड़ी लेज़ी है, इसलिए मुझे देखकर अच्छा नहीं लगता। मैंने अपनी बड़ी बेटी को डांट दिया कि क्यों उसे परेशान करती हो, कुछ काम तुम भी कर लो। तो बोलती है कि आप हम दोनों के बीच क्यों बोलती हो, आप हमारे बीच मत बोलो। तो मुझे गुस्सा आ गया और मैंने बड़ी बेटी को पीटा। वो बोलती है कि मुझे कोई पसंद नहीं करता, मैं तो सबकी दुश्मन हूँ, सबको छोटी बहन ही अच्छी लगती है। तो क्या मुझे अपनी बच्चियों के बीच में नहीं बोलना चाहिए? प्लीज़ मुझे सलाह दें, क्या करें। ओवर रिएक्ट कर रही है आपकी बेटी, फालतू की बात है, इतना टेंशन मत लो। इतनी उम्र में ये चीज़ें होती रहती हैं। बाकी ये है कि जब वो कह रही थी ना कि आप अपने बीच में मत बोलो ये वो, बजाय मारने के बातों से ही काम चला लेती है ना, कि मुझे हक है, मैं बोल सकती हूँ, है ना। तो कर जाके काम चुपचाप, बजाय हाथ चलाने के। हाथ चलाना थोड़ा सा ज़्यादा हो जाता है, एक्सट्रीम कंडीशन ही हो तो बात अलग है, नहीं तो अवॉइड किया करो। नेक्स्ट, आपसे ये सवाल पूछना था। मैं 30 की हो गई हूँ, बच्चे स्कूल गोइंग हैं एंड मैं घर में अकेले रहती हूँ। अब जॉब करना चाहती हूँ, मैंने BSc किया है, अब मैं क्या करूँ? B.Ed करने की सोच रही हूँ, फिर लगता है यूट्यूब पे जो बच्चों को पढ़ाती हूँ वो वीडियो बनाऊँ। पति बोलते हैं जो करना है करो, बट अगर सक्सेस ना मिलने का ताना भी देते हैं। अभी कुछ टाइम पहले मेरी मम्मी की भी डेथ हो गई है, तो डिप्रेस्ड भी हूँ, कहीं और ध्यान लगाना चाहती हूँ। प्लीज़ बड़ी बहन की तरह सजेस्ट करें, क्या करूँ? देखो, अभी अगर बाहर जाके काम कर सकती हो ना तो वो ज़्यादा बेटर रहेगा बजाय यूट्यूब के, क्योंकि यूट्यूब इतना आसान नहीं है जितना हम लोगों को दूसरे की वीडियो देखने में लगता है ना। और पता लगा अगर शुरू में आपके मेहनत पूरी होती है। वीडियो को चाहे 50 लोग देखें, चाहे 10 लोग देखें, चाहे 50 लाख लोग देखें, बनाने वाले की मेहनत उतनी ही होती है। तो बनाने की मेहनत जब आपकी लगती रहेगी और ना आया रिस्पॉन्स, तो ऑलरेडी आप परेशान हो और परेशान हो सकती हो। या तो आपको इतना कॉन्फिडेंस है कि हाँ मेरा जो कंटेंट है वो चलेगा, तो अलग चीज़ है। नहीं तो अगर आप माइंड डाइवर्ट करने के हिसाब से सोच रही हो तो बेस्ट ऑप्शन है कि आप बाहर जाके फिजिकली किसी जगह तब जॉब करो, तो आपका ध्यान बढ़ जाएगा। फिर जब लगे थोड़ा नॉर्मल हो गया, देन यू कैन गो फॉर यूट्यूब। हेलो मैम, मेरा कन्फ्यूज़न है, मेरे बच्चे छोटे हैं, एक UKG में है, दूसरी 2 साल की है। मुझे जॉब करनी है, समझ में नहीं आ रहा क्या करूं। प्री प्राइमरी स्कूल में जो बड़ी वाली के स्कूल में मिल रही है वहां जाती हूं, तो छोटी वाली को भी वहीं लगा दूंगी प्ले वे में। लेकिन मेरा मन बड़ी क्लासेस को पढ़ाने का है, जैसे पहले पढ़ाती थी, लेकिन बच्चों की वजह से कन्फ्यूजन है, क्या करूँ? एक बार ना छोटे बच्चों को पढ़ा के देखो, मज़ा आ जाएगा। बड़े बच्चों को पढ़ाने में वो बात ही नहीं है जो छोटे बच्चों को पढ़ाने में आती है। करके देखना, मज़ा आ जाएगा। इतना मत सोचो और आपका काम भी सध जाएगा। नेक्स्ट, दीदी आप मैक्सी और नाइटी ऑनलाइन लेते हो तो प्लीज़ शेयर करना। और दूसरा सवाल है, मेरी बेटी को कुछ समझते हैं तो डिस्टर्ब हो जाती है, समझाते हैं और रोने लगती है, फिर सिर दर्द होता है। डॉक्टर इसके लिए माइग्रेन बता दिया, क्या सच में माइग्रेन हो सकता है? मुझे तो डॉक्टर पर ट्रस्ट नहीं हो पा रहा, प्लीज़ गाइड। देखो, मैक्सी और नाइटी मेरी ऑनलाइन है 80-90%, और उनका लिंक आपको इंस्टाग्राम पे टाइम टू टाइम मिलता रहता है। अगर इंस्टाग्राम पे मुझे ज्वाइन नहीं करा, वहाँ पे कर लिया करो, वहाँ पे सारे सामानों के लिंक विंक मैं स्टोरी में लगाती रहती हूँ डेली, ठीक है। और दूसरी चीज़, अगर आपकी बेटी के साथ ही प्रॉब्लम है और डॉक्टर कह रहे हैं माइग्रेन है, तो हो सकता है, माइग्रेन का कोई उम्र नहीं होती है ना, लेकिन उसके खान पीन का उसी हिसाब का आपको ध्यान रखना चाहिए। इतनी छोटी उम्र में ये चीज़ ठीक नहीं है। और उसको जब समझा रहे हो ना, तो पहले उसको मतलब अभी क्योर ही होना, तो सही बताऊँ तो अगर माइग्रेन है तो उसको स्ट्रेस होते ही होगा, तो आप उसको किसी तरीके से मतलब, और पेरेंट्स से थोड़ी सी ज़्यादा स्ट्रगल आपको करनी पड़ेगी। लेकिन अगर अभी वो हो गया ठीक, तो उसकी वो टेंडेंसी ख़त्म हो जाएगी, नहीं तो वो बार बार रिपीट होता रहता है।
मैम मायके में रिस्पेक्ट नहीं मिलती, पहले बुला लेते हैं, कुछ दिन रह लें तो हर बार इंसल्ट करवा के आती हूँ। अगर कुछ कहो तो कहते हैं कि तुम्हें कहा क्या है हमने, बेबी छोटा है, नानी घर जाने की ज़िद करता है, क्या करें। तो जाओ, लेकिन कुछ दिन रह लें वाली कंडीशन ख़त्म करो ना। जाओ, मिल के आ जाओ। नानी घर जाना, नानी घर जाओ, मिल के आ जाओ। रात को रुकने की ज़रूरत क्या है, सिंपल है। नेक्स्ट। हेलो दी, आप कैसी हो? मेरा एक सवाल है। मेरे पति 2 भाई हैं, मैं सबसे बड़ी हूँ। मेरे पति सबसे बड़े हैं, मेरी सास नहीं है, मेरे ससुर जी नहीं हैं, ससुर जी ही हैं। अब ससुर की सेवा हमें ही करनी पड़ रही है, इनके छोटे भाई इनकी सेवा नहीं कर रहे। हमसे बोला जा रहा है आप बड़े हो इसलिए आपको ये सेवा करनी पड़ेगी, बल्कि वह हमसे बहुत अच्छे हैं रहन सहन में, पैसे में, लेकिन वह अपने पापा की सेवा नहीं कर रहे। बताओ दीदी अब हम क्या करें? हमें उनकी सेवा नहीं करनी है। देखो जी, वैसे तो कायदे में अगर चल रहा है काम, कर पा रहे हो उनकी देख रेख तो कर लो, ठीक है। क्योंकि ये चीज़ भी ना, भले कोई लोग मेरे लिए निगेटिव सोचें, लेकिन बड़ों की सेवा भी हर एक के हिस्से आती नहीं है। ये सोचने की बात नहीं होती, ये भी आपके भाग्य की बात है कि आपके हिस्से में आएगी नहीं आएगी, ये सब लिखित में है। तो अगर आपके विधि विधान में ऐसा है कि आपके हिस्से में उनकी सेवा आई है और आप स्मूथली अपने घर गृहस्थी चलाने के साथ उनका कर पा रहे हो, तो देखो इसमें कुछ नुकसान नहीं है, कर लो। लेकिन केवल एक ये ज़िद है कि भाई हम करे जा रहे हैं, वो नहीं कर रहे, तो ऑब्वियसली बाउंडेड तो आप हो नहीं, है ना। कह तो आप सकते ही हो, थोड़ी सी चिल्ल पौ मचेगी, थोड़ा सा रिश्ते इधर उधर हिलेंगे, लेकिन कह तो आप सकते ही हो। लेकिन बात तो वही है जो मैं पर्सनली अगर आप बिल्कुल बताऊँ नियम से अलग हटके, कि भाई अगर चल रहा है काम, आराम से कर पा रहे हो, तो मत देखो कि दूसरा क्यों नहीं कर रहा, आप कर रहे हो, कर लो। हाय सुनीता मैम, मेरी शादी बचपन में हो गई थी, लड़की वालों ने बताया नहीं, उसको मिर्गी की बीमारी है, नशा भी, सब कुछ करते हैं, कमाई 1 रुपया नहीं करते, 14 साल हो गया, साथ रहते कि सुधर जाएंगे, पर कुछ भी नहीं हो रहा, क्या करें? क्या हमें साथ रहना चाहिए? अगर आपके पास ऑप्शन है छोड़ के जाने का तो चले जाओ भाई। आपके परिवार में अगर बात वो है ना कि वहाँ से छोड़ोगे अपने घर जाओगे, तो पहले देखो रुख कैसा है फैमिली का, नहीं तो कुछ तो होगा जिसके ज़रिए 14 साल गुजरे हैं, जहाँ से खर्चा निकला है वैसे ही आगे भी निकल जाएगा। नेक्स्ट। दी नमस्ते, मैं आपकी वीडियो रेगुलर देखती हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है। मेरे पति से बनाव कम रहते हैं क्योंकि शराब पीकर डेली आते हैं। मैं कुछ बोलती हूँ तो मेरी बातों को बुरा मान जाते हैं। किस तरह घर चलाएं समझ नहीं आता। मेरे 2 बच्चे हैं, पढ़ाई में बहुत डिस्टर्ब होता है, रात में डेली शराब पीकर आते हैं, हमसे पता नहीं क्या लिखा है हो जाता है, जिसकी वजह से मनमुटाव होता रहता है। इनकी हरकतों की वजह से मैं 2-3 दिन बात नहीं करती, क्योंकि बोलूँगी तो फिर लड़ाई हो जाएगा। कोई सोल्यूशन नहीं समझ में आ रहा, क्या करूँ? भाई शराबियों का इलाज मैं हमेशा कहती हूँ मेरे पास कुछ नहीं है, उनको कैसे डील करो। एक आदमी को पता होता है कि वो गलत कर रहा है, जो वो पी रहा है वो उसको अंदर से मारेगा, वो फिर भी पी रहा है, तो सही गलत की तो उसको समझ है ही नहीं, तो आपके कुछ भी समझाने से कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक है ना। आदमी अपने बच्चों को देख के टूट जाता है कि यार मैं ऐसे करूँगा तो बच्चों का क्या होगा। जब बच्चे होने के बाद भी ये काम कर रहा है, यानी कि वो लापरवाह है, वो नहीं बदलेगा। मैं ऐसी कंडीशन में जब भी सोचती हूँ तो मुझे ये लगता है औरत के लिए उस टाइम पे बेस्ट वो है, उसे तो वो मान ले कि भाई वो है ना है एक बराबर, अपना अर्निंग सोर्स का हिसाब किताब देखे। अगर पक्की नौकरी उसकी है तो तनख्वाह में से कैसे लेने हैं, नहीं तो खुद कमाने निकले, जैसे भी हो। क्योंकि भैया उन्हें देख देख के कुड़ने में पूरी ज़िंदगी कुड़ते रहोगे, होना कुछ नहीं है, ऐसा आदमी नहीं बदलता, आप कितना ही जोड़ लगा लो। मैम मुझे जल्दी गुस्सा आ जाता है, मैं गुस्से में कुछ भी बोल देती हूँ जिससे मेरा झगड़ा हो जाता है, फिर मैं सॉरी बोलती हूँ। मैं अपनी इस आदत को कैसे सुधारूँ? एक बार में सुधर जाएगी अगर कोई मिल गया ऐसा फिर आप कहोगे क्या बोल रही है, लेकिन अगर कोई मिल गया ना किसी दिन आपको ऐसा, जो आपके गुस्से की 1 मिनट में बैंड बजा दे और आपका बाद में फिर सॉरी भी ना लेवे, इतनी मतलब ऊंचे स्तर की बेइज्जती आपकी किसी दिन हो जाएगी। तो जब आप अगली बार गुस्सा करोगे ना, आपको याद आ जाएगी कि वहाँ बहुत रायता फैला था।
बात यही है, अभी तक लोग ही ऐसे मिल रहे हैं आपको जो आपका गुस्सा ले रहे हैं, आप सॉरी बोल रहे हो तो आपकी सॉरी भी ले रहे हैं। लोग ऐसे भी होते हैं जो आपका गुस्सा भी नहीं लेंगे, वहीं के वहीं आपकी कहने चाहिए लिटरली बैंड बजा देंगे। आपके गुस्से से बढ़ के हमेशा दूसरे का गुस्सा हो सकता है। ऐसा कोई नहीं है जो ये कहे कि मेरा गुस्सा दुनिया में सबसे ज़्यादा है। हमेशा शेर का सवा शेर बैठा हुआ है। बात यह है कि आपकी लाइफ में आए नहीं ऐसे लोग। जिस दिन कोई ऐसा आ जाएगा ना कि आपके गुस्से से डबल गुस्सा उसने दिखा दिया और बाद में आप सॉरी बोलने गए तो और बेइज्जती लो, उस दिन आपका गुस्सा अपने आप कम हो जाएगा। आपको याद आ जाएगा कि भाई इस गुस्से की वजह से इतनी फजीयत मेरी हुई थी, अब नहीं करना। और दूसरा एक कारण इसका वो बताऊँ आपको, इलाज। देखो जब गुस्सा आता है ना, ज़ुबान चलने से पहले दिमाग गर्म होता है। मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर कर रही हूँ। गुस्सा आया किसी बात पे, कानों में से कोई बात गई, दिमाग इतना तेज़ गर्म होता है, लिटरली ऐसा लगता है जैसे आग लग गई हो सिर में, है ना। और उसके बाद फिर शब्द फूटते हैं, लेकिन शब्द वो कैसे, कितने, क्या बोलने हैं ना भाई। हम कितना ही बिल फाड़ लें कि हमने गुस्से में कह दिया, हमने गुस्से में कह दिया। यहाँ का और यहाँ का प्लग जो है ना वो हमेशा लगा रहना चाहिए। तो गुस्से में भी आप कितना और किसको बोल रहे हो ये आपको पता होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप किसी अधिकारी पे, या मान लो आपके सामने कोई बड़ा नेता खड़ा है, वेल नोन, या आप जिनके यहाँ काम करते हैं, आपके बॉस हैं, जिनके हाथ में आपकी नौकरी खा जाने का वो है, वो आपको गालियाँ भी देगा ना, आपका गुस्से में सिर फटेगा, आप बोलोगे नहीं। और बोलोगे भी ना तो इतना दिमाग में होगा, इतना सा बोलोगे। खुद को रख के देखो ऐसी कंडीशन में। तो गुस्सा भाई हो जाता है कंट्रोल। अगर हम किसी पर गुस्सा कर रहे हैं, मैं अपने बच्चों पर गुस्सा कर रही हूँ, मुझे पता होता है कि मैं इन पर गुस्सा कर रही हूँ, क्या बोल रही हूँ मुझे एग्जैक्ट पता होता है। मैं अपने हस्बैंड पे अगर चिल्लाऊंगी तो मुझे पता होगा कि मैं उन पर कितना चिल्ला रही हूँ, क्या बोल रही हूँ। मैं अपने स्टूडेंट पे चिल्लाऊंगी तो मुझे पता होगा मैं उन पर क्या बोल रही हूँ। आने जाने वालों को, रिक्शे वालों को, या रास्ते में मैं किसी से अगर लड़ती फिरूंगी तो मुझे पता होता है कि मैं बोल रही हूँ, इसको बोल रही हूँ। ऐसा कुछ नहीं होता कि निकल गया मुँह से। कैसे निकल जाएगा मुँह से भाई? मुँह में जीभ है, दिल की पेशियाँ नहीं है। दिल में, फेफड़ों में ये होता है, वो ऑटोमेटिक काम कर रहे हैं। उन्हें हम चलाएं ना चलाएं वो चल रहे हैं, है ना। विज्ञान की भाषा में इन्हें अनैच्छिक मांसपेशियाँ कहते हैं। जीभ अनैच्छिक नहीं है, ऐच्छिक मांसपेशी है। जब हम चलाएंगे वो तभी चलेगी नॉर्मल। उसकी अनैच्छिक जो गुण है वो तब तक है, दांतों के नीचे कटेगी, फटाफट पीछे हो जाएगी। दांत में कुछ फंस गया, आप कितनी भी कोशिश कर लो, जीभ वहीं लगी रहेगी। वहाँ तक समझ में आता है। लेकिन कोई क्या है जी, मैं बोल नहीं रहा था, मेरे मुंह से निकल गया। आप समझते हैं कि आप क्या बोल रहे हैं और तभी आप बोलते हैं। नेक्स्ट, मैम मैं 9th क्लास में हूँ। मैंने स्कूल में फ़ोन लाया था, मेरे फ्रेंड ने मेरे फ़ोन में गलत चीज़ सर्च किया। जब मेरी क्लास टीचर आई तो जो मेरी फ्रेंड की है मम्मी हैं, तो मेरे फ्रेंड ने मुझ पर सारा इल्ज़ाम डाल दिया। मेरे से बहुत रिक्वेस्ट किया कि मैं टीचर को ना बताऊँ। मैम मेरी क्लास टीचर ने मुझे थप्पड़ मार दिया। मेरे फ्रेंड ने मुझे कसम दी है मैं उसकी मम्मी क्लास टीचर को ना बताऊँ। अब भाई ऐसी फ्रेंडशिप में मेरा मानना में से होता पतीला लगा के। दोस्त काय का दोस्त रह गई या रह गया जो आपको मुसीबत में साथ देने की बजाय उल्टा मुसीबत में फंसा रहा है और फिर उस मुसीबत से निकलने का रास्ता ही बंद कर रहा है कि मैं तुझे कसम दे रहा हूँ। ऐसे दोस्त से 4 दुश्मन पाल लो, वो ज़्यादा अच्छा। मेरे को तो ये समझ में आती नहीं ये वाली बातें, दोस्ती वाली, ठीक है। और आज के वीडियो में ढेरों क्वेश्चन थे जो 1-1 42 लंबे थे, उन सबको मैंने छोड़ दिया है, ठीक है। क्योंकि आपको पता है इस टाइम पे टाइम का थोड़ा क्लैशेस ज़्यादा चल रहा है मेरे साथ। और वैसे भी स्पेलिंग इतनी मिस्टेक, दोबारा ऐसा लग रहा है स्टार्टिंग के एपिसोड पढ़ रही हूँ। अगेन वही इतने बड़े बड़े क्वेश्चन और उनमें ढेरों स्पेलिंग गलत, पढ़ने में नहीं आ रहे। तो प्लीज़ हम्बल रिक्वेस्ट है, क्रिस्प और छोटे, जिसमें आपकी बात सही से समझ में आ जाए, और स्पेलिंग्स का ध्यान रखें थोड़ा सा कि कैसे लिखना है। नहीं तो हिंदी वाली डिक्शनरी सेलेक्ट करके हिंदी में लिख दिया करो। अब ये वाला एपिसोड यहीं पर ख़त्म होता है। आपको कोई क्वेश्चन पूछना हो
लेटेस्ट एपिसोड पे कर देना, स्टार्टिंग में करना, ताकि कि अगर मैं छोड़ने बैठूं तो मैं लास्ट के ही छोड़ूंगी, है ना। और इसके साथ ही लिव लाइफ इजी वाले ब्लॉग पे अभी थोड़ा सा डिस्टर्ब चल रहा है, आते रहेंगे उस पर वीडियो। जस्टिफाई वाले पे रेगुलर आ रहे हैं क्योंकि अभी सावन आ रहा है, तीज आ रही है, तो मैंने काफ़ी सारे कपड़े मंगाए हैं, आपके साथ शेयर करूँगी जल्दी जल्दी। आज भी गया होगा एक वीडियो, या आज या कल, देख लेना, बहुत अच्छे सूट आए थे। तो अब की बार देखते हैं क्या होता है तीज पे। फ़िलहाल ये एपिसोड यहीं पर ख़त्म होता है, मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, स्टे ब्यूटीफुल एंड सॉर्टेड ऑलवेज।